नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। वैसे मयंक मौली का एक परिचय यह भी है कि चिराग पासवान के साथ भी कई वर्षों तक जुड़े रहे। उनसे जब नाराजगी बढ़ी तो चाचा का हाथ इन्होंने पकड़ लिया। सबसे पहला सवाल है मयंक जी, आज चिराग पासवान का जन्मदिन है, क्या जी आपने बधाई दिया सोशल मीडिया के माध्यम से या फोन करके? चूंकि आपके कहा जाता है कि लोजपा आर में आज भी आपके कई लोगों से व्यक्तिगत संबंध बहुत बने। देखिए, सबसे पहली बात, ये जन्मदिन है, जन्मदिन की मुबारक आपके माध्यम से मैं उनको दे देता हूँ। बट ये राष्ट्रीय पर्व जो है ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का है, हमारा नहीं है, ना कि भारतवर्ष का है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का राष्ट्रीय पर्व जो है वो उनके कार्यकर्ताओं को मुबारक हो, और हमारे तरफ से मैं उनके लंबी उम्र और राजनीतिक सुबुद्धि ईश्वर उन्हें प्रदान करें, ऐसी मनोकामना करता हूँ। आज आपने देखा जिस प्रकार से कल रात के 12 बजे से ही जो उनके कार्यकर्ताओं में नेताओं में उत्साह था, रात के 12 बजे जैसे ही 12 बजे चिराग पासवान का जन्मदिन मनाया गया। आज भी सैकड़ों की संख्या में बिहार के विभिन्न जिलों से लोग आए हुए थे, उनकी पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे। और अमित शाह, सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी फोन आया था। आप लोग कहते हैं कि तो मिलने के लिए भी समय नहीं देते। उन्हें अब ठीक है, आया था नहीं आया था ये व्यक्तिगत कहिए कि विषय है, इस पे हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। बट उन्हीं माननीय गृह मंत्री जी के आईडी से, उन्हीं माननीय जेपी नड्डा जी के आईडी से कई तमाम नेताओं जिनके क्या जन्मदिन है, सब सांसद और पूर्व सांसदों को उनके नाम का तो बधाई संदेश गया है। अब माननीय चिराग पासवान जी के नाम पर संदेश तो हमने तो हमारी आंखों के सामने से तो नहीं गुजरा कहीं से भी, ना नहीं, माननीय लेकिन प्रधानमंत्री। चिराग पासवान ने, जब देखिए हमने भी नहीं सुना है, हमने फोन कोई देखा नहीं है जब अमित शाह जी का फोन आया था, लेकिन चिराग पासवान के द्वारा जब यह बतलाया गया तो चिराग पासवान की बातों पर यकीन तो करना होगा। हम कहाँ कह रहे हैं, हमने कहा कि भाई हमने जो प्रत्यक्ष रूप से जो ट्विटर पे सार्वजनिक बधाइयां देखी उसमें इनका, उस सूची में इनका नाम नहीं देखा। अब जन्मदिन है, काहे आप किसी का जन्मदिन खराब करना चाहते हैं? आया था तो आया नहीं था। नहीं, देखिए जन्मदिन किसी का खराब ना हो, भगवान उसको उन्नति दे और तरक्की दे। जन्मदिन खराब की बात क्यों? जी बिल्कुल, जन्मदिन सब है, 42वां जी। जन्मदिन है उनका। अब ठीक है, जन्मदिन मना रहे हैं, बर्थडे बॉय है तो बर्थडे बॉय को आज पार्टी करने दीजिए। रही बात जिनकी आपने बोली कि भाई कार्यकर्ताओं में जोश आई है, तो ऑब्वियस है रहने वाला है, फेसबुक के नेता है, फेसबुक की सेल्फी के लिए भीड़ लगी हुई है फेसबुक के ही नेता वो। है चिराग ऑफ पासवान, पूरे कोर्स, बिहार में इतने लोकप्रिय हैं, आप कह रहे हैं फेसबुक के नेता है। फेसबुक तो वो उसका परिणाम देखिए, इतने लोकप्रिय हैं, उसका कहिए कि विवेचना जो है चुनाव आयोग के आंकड़े उसकी तस्दीक कर देते हैं कि उपचुनाव में कितने अच्छे इन्होंने मत पाए थे और कितना अच्छा मत प्रतिशत लिया था इन्होंने। अब बहरहाल रही बात जन्मदिन की, तो जन्मदिन को साइड करते हैं राजनीति में। अब वो भी 40 पार करने के बाद से क्या 41, क्या 42 और क्या 43, अब तो महज एक दिन होता है, जैसा उन्होंने भी कहा कि जस्ट लाइक अनदर डे टू मी। तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं उनको जी। लेकिन मयंक जी, जिस प्रकार से आज जदयू के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने हमला किया चिराग पासवान पर, सीधे तौर पर कह दिया कि विरासत में उनको मिला हुआ है, सौभाग्यशाली है, विरासत में मिला हुआ है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। यहां तक कि उनका जो लोकसभा क्षेत्र है जमुई, सीधे तौर पर उमेश कुशवाहा ने कह दिया, आपने सुना होगा उनका बयान, कि चिराग पासवान को जमुई की चौहद्दी भी पता नहीं है। अब देखिए, 9 साल हो गए हैं, जमुई की चौहद्दी तो जान गए हैं, मगर बिहार की चौहद्दी गारंटी उनको नहीं पता होगी। आप कह रहे हैं कि बिहार की चौहद्दी पता नहीं है। पूरे बिहार में उन्होंने आशीर्वाद यात्रा के क्रम में पूरे बिहार को नाप दिया। देखिए, बिहार को नाप देना, नाप तो खैर जो बीएसआर सीटीसी का बस ड्राइवर भी डेली नापता है, ठीक है, वो भी डेली 500-600 किलोमीटर घूम लेता है, इस छोर से उस छोर चला जाता है, उसको तो मुख्यमंत्री कोई नहीं बनाता है। तो आप कोई भी घटना घटती है महज फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं पे, पूर्व प्रत्याशियों पे आर्थिक दबाव डाल के अपने भव्य स्वागत की तैयारियों के लिए जाते हैं किसी के यहाँ, किसी शोक संतृप्त परिवार से मिलने जाने में हमें लगता है कि उन्हें सादगी का परिचय देना चाहिए, वहां जाए और हो पाए तो कुछ उसकी आर्थिक मदद कीजिए। बहुत सारे धन पशु आपके पार्टी में हैं जो महज आपके स्वागत के लिए क्विंटल क्विंटल फूल लुटा देते हैं,
उस क्विंटल फूल से कम कुछ मदद कर दें उस गरीब परिवार की, तो ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मैंने कहा कि फेसबुकिया नेता है और फेसबुकिया नेता का जन्मदिन मनाने बाकी फेसबुकिया का जुटान हुआ है, इसमें हमें तो कोई अचरज नहीं है। अब राजनीति के एल्विस भाई हैं, तो एल्विस भाई का बर्थडे वो एल्विस भाई के समर्थक मना रहे हैं, मुझे क्या उसमें लेकिन आपत्ति लेकिन होगी? मयंक जी भले आप चिराग पासवान को फेसबुकिया नेता करार दें, लेकिन उनकी पार्टी का कहना है कि आप लोग चिराग पासवान हाजीपुर से इस बार लड़ने के लिए जो मूड बनाए हुए हैं, इससे डर करके आप लोग इस बार अपनी पार्टी का स्थापना दिवस 28 नवंबर, जहां तक हमारी जानकारी 28 नवंबर ही है ना? हाँ बिल्कुल। 28 नवंबर को आप लोग इस बार पटना में नहीं मना करके हाजीपुर में मना रहे हैं। और मना तो रहे हैं ना, कम से कम बिहार के सांसद होकर के, मैं नालंदा बोल रहा हूं, मैं नागालैंड की पार्टी होकर के बिहार की पार्टी में लर्निंग लाइसेंस पे पार्टी तो नहीं चला रहे ना। और हाजीपुर के सांसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी हैं, तो वहां हम क्या अपना जो स्थापना दिवस है मनाने के लिए जमुई जाएंगे क्या? बोलिए, कभी जमुई भी मना लें एक बार। 9 साल से तो वहां की जनता दिया लेके ढूंढ रही है कि कब आएंगे हमारे युवराज, कब आएंगे हमारे शिवराज, पधारो हमारे देश। 9.5 साल बीत गया है, 9 साल में कभी सूद तो ली नहीं, कम से कम एक स्थापना दिवस ही करवा दें। या ये मान लिया जाए कि 9 वर्षों के कार्यकाल में माननीय चिराग पासवान जी दूसरी बार के सांसद ने ऐसा कोई विकास कार्य या ऐसा कोई सभा स्थल ही नहीं बनाया है जिसपे कि वो अपना जो कहिए कि स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कर सके। हमारे नेता मना रहे हैं, बिल्कुल शिद्दत से मना रहे हैं, हाजीपुर हमारे सांसद है तो मनाने के लिए क्या दूसरा आपका क्षेत्र है, आप मना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि पटना में मनाते थे इसलिए सवाल उठा, और यही सवाल हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री जी से भी किया था। अगला सवाल है मयंक जी कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को लेकर के आप लोग खुशी मना रहे हैं, मन मन में खुशी मना रहे हैं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें सामने आई कि जदयू ने अपने 10 कैंडिडेट उतार दिए, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी गठबंधन की एकता की, मोदी जी को हटाने की, जब आप विधानसभा चुनाव में एकता नहीं दिखा पाए, उसके बाद लगातार जो लीपापोती की बात आती है कि विधानसभा में हमारा नहीं गठबंधन है, समाजवादी पार्टी भी खड़ा कर रही है। सुना जा रहा है कि चिराग पासवान भी अपना पार्टी अपने कैंडिडेट जो है राजस्थान में खड़ा कर रहे हैं। हाँ, हमने भी सुना है ऐसा। तो हमने भाई पहले भी कहा कि राजनीति के अबोध बालक हैं, ठीक है। नए नए हालिया अभी एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। गठबंधन धर्म की मर्यादा होती है कि भाई जो भी चीजें होती हैं, यही बड़ा ज्ञान देते हैं कि चीजें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो बंद कमरे में होता है, तो यहाँ होता है तो वहां होता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, चिराग पासवान जी एक रिकरेंट ऑफेंडर रहे हैं। अब जहां बात आती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट देने में, मैं चाहे साल 2020 का चुनाव ले लीजिए, हसनपुर हो या राघोपुर हो, अपने जो छोटे भाई हैं उनको जिताने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। अब रही बात राजस्थान की, तो जैसे कि हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ने बयान देकर के स्पष्ट किया है कि आगामी 5 राज्यों के चुनावों में एनडीए के प्रत्याशी जहां जहां खड़े होंगे वहां वहां उन प्रत्याशियों को हमारा कैडर, हमारी पार्टी, हमारा कैडर सिस्टर कंसर्न दलित सेना पूरी तरीके से मजबूत करेगा और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का फैसला करेगा। इनको पता नहीं भैया क्या है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होता है, चाहे बंगाल ले लीजिए, इधर अभी राजस्थान ले लीजिए, जहां जहां मन किया फिर वहां पे उठा दिया। तो इसको सबसे पहली बात कि गठबंधन धर्म में अगर आप हैं तो पहली बात अब ये आप ही बताइए कि राजनीतिक पिक्चर, एक अच्छी पिक्चर सुचिता भरी क्या होनी चाहिए थी कि सारे दोनों राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बैठे होते, वहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सारे घटक दल बताते कि श्री चिराग पासवान जी की पार्टी अमुक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ चुनाव लड़ना जो उद्देश्य नहीं है, यहाँ उद्देश्य है कि माननीय चिराग पासवान जी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो कलेक्शन एजेंट हैं, लाल बाल वाले जो कथित जो भंटा जो हैं, उनको कलेक्शन, उनकी दुकान कैसे चलेगी? आप जाएंगे 12 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 12 दूनी का 24 कैंडिडेट उठाएंगे। बिहार जानता है, उनकी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के लोग, इवन वो उन अमुक व्यक्ति को कभी राजद की भौजी भी कहा जाता था। तो अमुक व्यक्ति जो हैं आज यहाँ क्या कर रहे हैं, बड़ी अम्मा बन रहे हैं या भौजी बन रहे हैं, उनका एक ही काम है कलेक्शन एजेंट, कलेक्शन ही करने आते हैं, कलेक्शन करके जाते हैं। तो ऐसे चुनावों में जब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कहिए जेपी नड्डा जी से बिना कहिए कि वो कंसल्ट किए हुए प्रत्याशी उतार देना,
आप बोलते हैं एक तरफ कि आप मोदी के हनुमान हैं, दूसरी तरफ जिस दिन शामिल होते हैं एक रात पहले आप पैर छूते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, अगले दिन पटना एयरपोर्ट आते के साथ आप सबसे पहले कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी इज द मैन ऑफ वर्ड, वो मेरे नेता हैं, मेरे अभिभावक हैं, मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप मेरे भाई बहन हैं और मेरे उनसे अटूट रिश्ते जो कभी नहीं टूट सकते। तो एक रात पहले क्या कर रहे थे? ठीक है, पारिवारिक रिश्ते रखिए, लालू यादव जी से मैन ऑफ वर्ड्स बताने की क्या जरूरत है जब आप विचारधारा आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की चुन रखी है और आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आरजेडी कभी एक नहीं हो सकते, वो दो पूरक हैं बिल्कुल। तो आप यहाँ, मैं 1000 बार कह चुका हूँ इस बात को, फिर एक बार कहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल के गोदी में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को लव सिग्नल जो है वो देना बंद करें। चिराग पासवान जी, राजनीतिक टू टाइमिंग बंद करें। तो और ये आपको लग रहा है कि बीजेपी इन बातों को नहीं समझेगी क्या? पिछली बार भी अगर आप गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं मयंक जी, तो आप गठबंधन धर्म में है, बिना शर्त के है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन पिछली बार की बात आप याद कीजिए, 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव की बीजेपी के कहने पर ही चिराग पासवान खड़ा हुए थे। नहीं, ये अभी मैं उसका स्पष्ट कर देता हूँ। बीजेपी नहीं समझ रही होती तो इनके कहिए कि प्रवक्ता जो हैं, जिनके जितने भी इनके समर्थक हैं, अभी तक कितना खरमास बीत गया अनिल भैया, आपको याद होगा कितना खरमास बीत गया और अभी आगे न जाने और कितना खरमास बीतेगा। वो जैसे अनकही जो चुभन जो है, जो एक पीस जो है मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किए जाने की, वो लगातार है। और खट्टे हैं अंगूर की तरह इनके प्रदेश अध्यक्ष जी या इनके बड़े नेता बयान देता है कि हमारे नेता तो सिर्फ भाई किसी मंत्रिमंडल पद के लोभ में नहीं है, तो ये में नहीं है, तो वो में नहीं है, फिर इनको मुख्यमंत्री उनके लिए बिहार की जनता की सेवा करना पहला जो है उनका ये उद्देश्य। सेवा कीजिए ना सर, 1 टन फूल से अपना स्वागत कराने के बजाय किसी गरीब के घर में 10 दिन खाना जल जाए, 10 दिन चूल्हा जल जाए, वो पैसे उसको पहुंचवा दीजिए। आपके पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनके पास बोरियों में भर के शाम का कलेक्शन आता है, कुछ कलेक्शन दीजिए, कुछ लोगों को दीजिए। और ये जो कलेक्शन एजेंट आपने जो अपने इर्द गिर्द पाल रखे हैं, जो आपकी राजनीतिक मति भरमाते रहते हैं, उनसे थोड़ा निजात पाइए। वही वो कारण है जिनके कारण से पार्टी टूटी है, परिवार टूटा है। आज आपकी राजनीतिक स्थिति ये बन के रह गई है कि उपचुनाव के बाद से, लगातार मुंह की खाने के बाद से, दोबारा आपको ढूंढने से कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो ये हवा वगैरह बनाई जाएगी तब तो 24 का फिर कहिए कि खेल हो पाएगा। और ये रही बात जो राजस्थान कर रहे हैं या जहां कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि इनके जो भी कैंडिडेट लड़ते हैं उनको कितना डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होते हैं, कितना वोट लाते हैं, वो आपके सामने घुट जाएगा। तो बाद में मेरी बात आप बिल्कुल आप लिख के ले लीजिए कि ये सिर्फ कलेक्शन एजेंट और कलेक्शन का बस पूर्ति करने के लिए बस एक चुनाव लड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके का एक दबाव डाला जा रहा है, एक दबाव डालेंगे, दबाव की राजनीति जो ये हमेशा से करते आए हैं कि विक्रम बेताल की तरह कि मेरे सवाल के जवाब दो नहीं तो मैं चला। तो लेकिन आप ही की बातों का अगर अर्थ निकाला जाए मयंक जी, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान में कुछ तो बात है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी उस पर दबाव डालने में सफल हो पा रहे हैं। चिराग पासवान जी में वही बात है जो बात निरहुआ में है, जो बात रवि किशन में है, जो बात पवन सिंह में है, जो बात मतलब जहां जाएगा लोग भीड़ जुट जाएगी, लेकिन वो भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। मेरा जवाब आप ही ने दे दिया, क्राउड नहीं, आपने जिनका उदाहरण दिया तो पवन सिंह के, निरहुआ के सभा में जब भी लोग जाते हैं, रास्ते में लोगों की हजारों की संख्या लगी रहती है, लेकिन वोट में नहीं बदल पाता। मुझे ये बताइए ना, बीजेपी से अलग होने के बाद से और पार्टी के विच्छेद होने के बाद से कितने उपचुनाव लड़े इन्होंने? इनको हाजीपुर में जो ये कहते हैं कि मेरी कर्म भूमि है, पता नहीं इनकी कैसे हो गई, वहां भी एमएलसी आपके जीते, वो बात पुरानी हो गई मयंक जी। वो एमएलसी आपके भूषण जी वहां से जीते, इसमें कोई शक की बात नहीं। मेरी बात सुनिए, इनको ढूंढने से कैंडिडेट नहीं मिले, कोई महारथी ताल ठोकने को तैयार नहीं था कि भैया हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। आयन वक्त इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय जनता दल को जाकर के अलग से मदद किया। आप जब जब कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, उसके कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा इनकी राजद से घनिष्ठता बढ़ जाती है। सवाल विश्वसनीयता का है, अपने शब्द पे कायम रहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति के पुत्र हैं जिनकी राजनीतिक विश्वसनीयता उनके जाने के बाद भी आज भी कायम है। लोग उन्हें आज भी देश का दूसरा अम्बेडकर कहते हैं। उनके नाम की तो कम से कम कदर कर लीजिए कि भैया वो जिस शिद्दत के साथ उन्होंने
चाहे वो सवर्ण समाज हो, जो जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कौन लेकर के आया? हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी लेकर के आए। दलित होते हुए उन्होंने भाई गरीब सवर्णों की बात की, दलित होते हुए दलितों के कहिए कि उत्थान के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, यहाँ से लेकर साउथ तक में पूरा भारत नाप दिया। साइकिल पर चल चल के दोनों भाई जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी और हमारे नेता ने अपना चुनाव लड़ा था। रात दिन भर वो वोट मांगते थे, रात भर उसी साइकिल से घूम के हमारे नेता पोस्टर चिपकाते थे, उनके लिए घूम घूम के एक एक जगह से डोर टू डोर कैंपेन करके उन्होंने चुनाव जीता। कोई धन पशु तो नहीं आए थे। शहर बन्नी खगड़िया से उठ के पासवान बंधु, तीनों बंधु जिनकी की राजनीतिक में निश्चित तौर पर बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये सफलता मिली, एकदम जमीन से उठकर, इसमें कहां शक। बिल्कुल, तो वही कह रहा, तो वो चीजें, वो संघर्ष इन्होंने कभी देखा ही नहीं है, वो संघर्ष इन्होंने कभी जाना ही नहीं है। हाजीपुर में जैसे हमारे बड़े साहब जब थे, आपको याद होगा, आप तो पुराने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, वो कार्यकर्ता के बेटा पोती पोता सबको बाई नाम से जानते थे। इनके जमुई क्षेत्र में मुझे गिनवा दीजिए ना, जमुई क्षेत्र में कितने कार्यकर्ताओं के घर जानते हैं, गए हैं और कितने कार्यकर्ताओं को बाई नेम जानते हैं। हमारे नेता तो आज भी जानते हैं, क्योंकि अपने बड़े भाई का चुनाव सारा मैनेज 40 वर्षों तक उन्होंने किया, हर बार किया, इनको भी जिताया। इनके आखिर जो इनका चुनाव होता है, इनका फॉरवर्डिंग किसने किया था? आदरणीय चाचा जी श्री पशुपति कुमार पारस जी ने किया था। तो मैं यही कहूंगा, आज जन्मदिन का दिन है, आज जन्मदिन है, इनको ईश्वर से यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के इनको सद्बुद्धि प्रदान होवे, ताकि आप रिश्तों की अहमियत समझें। लेकिन सीधे तौर पर आप यही कह रहे हैं, सीधे तौर पर आप यही कह रहे हैं कि स्वर्गीय पासवान जी की खेती को चिराग पासवान काट रहे हैं, उन्होंने जो मेहनत किया उसका फायदा इनको मिल रहा है। ये तो इसमें मैंने गलत क्या कहा? ये तो फैक्ट है। ये इनकी खेती क्या है वो दिखेगी जब ये 2024 का चुनाव लड़ेंगे तब। अब वो भी अगर ये इतना, अब मुझे नहीं लगता कि कब तक एनडीए गठबंधन का ये हिस्सा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि राजनीति के अबोध बालक हैं और थोड़े तुनक मिजाज हैं। तो चलिए मयंक जी, आखिरी सवाल मेरा है कि आप चाहे जो कहें, लेकिन आज ही जिस प्रकार से गृह मंत्री का फोन आया था और चिराग पासवान ने उनसे बातें की और उनसे वादा कह लीजिए, प्रण कह लीजिए, एक जो निश्चय कह लीजिए, जो कह लीजिए, कि चिराग पासवान ने कहा कि बिहार की लोकसभा की 40 सीट जीतने के लिए, एनडीए को जिताने के लिए मैं अपना सब कुछ जो है वो लगा दूंगा, मैंने पूरी एनर्जी, पूरा ताकत लगा देंगे चिराग पासवान। बिहार में लगा दूंगा, क्योंकि बिहार से अपना लोकसभा, राजस्थान में 12 सीटों पे चुनाव लड़के हरवा दूंगा। हैं आप, इनकी राजनीतिक महत्ता ये है कि इनको पहले अभी अपना सदन पहुंचना बड़ा कठिन दिख रहा है, अपने सदन पहुंचने की तैयारी में लगे हुए। 25 चुनाव आने दीजिए ना, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर वही 2020 ना दोहराने तो फिर हमारा नाम बदलिएगा। मेरा यही कहना है, ठीक है, लड़िए, चुनाव लड़िए, राजनीतिक शुचिता रखिए, गठबंधन धर्म का अनुपालना कीजिए, नेता में निष्ठा जताइए। एक बार में आपका नेता एक ही हो सकता है, या तो माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे या फिर लालू प्रसाद यादव जी होंगे, दोनों में से एक को चुनिए। आपके दो नेता नहीं हो सकते हैं एक बार में, और एक गठबंधन दल में रहने के बाद से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, राजनीति के अबोध बालक और एनडीए के बिगड़ैल अबोध जो कहिए, जो नए नए हमारे सहयोगी हैं, थोड़ी जन्मदिन के दिन विशेष भगवान उन पे कृपा करे, थोड़ी राजनीतिक बुद्धि आवे और आगे अपना विकास करें। हम तो चाहते हैं भाई, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे राजनीतिक गुरु के बेटे रहे हैं, उनके साथ हमने भी भाई काम किया है, उतने वर्षों उनके साथ समय दिया है। हम चाहेंगे कि उनकी बढ़ोतरी हो, आगे बढ़े, लेकिन हाँ, ये आसपास के जो डी फैक्टर से थोड़ा सावधान रहें, और विशेषकर जो नारंगी लाल गुलाल बाल वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ा संभल के रहिए। व्यक्तिगत तौर पे चिराग पासवान जी से कोई वैसा आरोप आज तक ना उन पे लगा है, ना मुझे लगता है लगेगा, लेकिन उन्हें अपने इर्द गिर्द के लोगों से संभल के रहने की जरूरत है, जो उनका नाम पे कई धन उगाही कर रहे हैं और अपना खर्च चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे राजनीतिक पैरासाइट से बच के रहने की जरूरत है, अगर राजनीति में लंबा जाना है तो। जी चलिए, धन्यवाद आपका मयंक जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, लेकिन चिराग पासवान को आज इन्होंने उनके जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं भी दी है और साथ ही साथ सचेत किया है कि आपके आसपास, खास करके वो लाल बाल वाले जो शख्स हैं, आप समझिए कि इनकी तरफ मयंक मौली का इशारा है, उनसे सावधान रहने के लिए इन्होंने चिराग पासवान को इशारा किया है।
और उन्हें राजनीतिक बच्चा करार दे दिया है, राजनीति का अबोध बच्चा चिराग पासवान को करार दिया है और उन्हें फेसबुकिया नेता कहा है। गठबंधन धर्म का पालन करने की भी सलाह दी है और सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और लालू प्रसाद दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। आपकी विश्वसनीयता जो है वो शक के घेरे में है। आप वैसे पिता के पुत्र हैं जिनकी विश्वसनीयता उनके गुजरने के बाद भी मानी जा रही है, वैसे में चिराग पासवान तक ये बात पहुंचती है, उनकी पार्टी का क्या रिएक्शन रहेगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।